आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। आज हमारा P3 यानी टैक्स लिटिगेशन का फर्स्ट सेशन है और जिस तरीके से हमने P1 P2 के फर्स्ट सेशन के अंदर चीज़ें सीखी भी हैं और साथ में एक स्ट्रक्चर भी बनाया है, इसी तरीके से आज हम टैक्स लिटिगेशन में सीखेंगे भी और कुछ स्ट्रक्चर भी बनाएंगे जिस पे आगे चल के हम मुकम्मल काम करेंगे। ठीक है, टैक्स लिटिगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है आपके काम का, क्योंकि इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं टैक्स लिटिगेशन की, तो टैक्स लिटिगेशन कहते किसको हैं? टैक्स लिटिगेशन होती क्यों है? पाकिस्तान में टैक्स लिटिगेशन का रेट क्या है? ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होंगी और फिर उसका एक स्ट्रक्चर भी डिस्कस होगा जिसके तहत आप आगे चल के इस सब्जेक्ट के ना सिर्फ कंटेंट को सीखोगे बल्कि इस सब्जेक्ट के आप स्किल्स को भी सीखेंगे। इसमें बहुत सारे स्किल सेट आपके बनने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करेंगे। इस सब्जेक्ट के ज़रिए हम काम सीखेंगे। मैंने आपको ओरिएंटेशन वाले फर्स्ट जनरल जो सॉर्ट ऑफ ओपन हाउस था उसमें बताया था कि एक टैक्स एडवाइज़र, एक इन हाउस टैक्स रिसोर्स, कंपनी का टैक्स मैनेजर जिन चीज़ों को हैंडल करेगा, उसमें वन ऑफ द एरिया है टैक्स लिटिगेशन, यानी कि अपील्स और डिस्प्यूट्स को और तरीके से रिजॉल्व करना। ठीक है, मेरे किसी डायरेक्टर था जो टैक्सेशन का और काफ़ी सीनियर बंदा था, यूके की टैक्स अथॉरिटी का, HMRC का। उससे मुलाकात हुई थी और वो आउट ऑफ पाकिस्तान कहीं कॉन्फ्रेंस में मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास टैक्स लिटिगेशन का जो रेट है वो क्या है? तो उसने कहा हमारे पास हार्डली कोई 5% केसेस लिटिगेशन में जाते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। जब उसने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में टैक्स लिटिगेशन का रेट क्या है, तो मैंने कहा 100% केसेस जो है वो लिटिगेशन में जाते हैं और ऐसा हकीकत भी है। 100% केस कैसे जाते हैं, आए ज़रा एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और फिर उसके साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने कल एक बुनियादी स्ट्रक्चर बना लिया था और वो स्ट्रक्चर आपने किसी हद तक सीख भी लिया था कि टैक्स असेसमेंट का काम कैसे होता है। उसी एग्जाम्पल को मैं आज एक्सटेंड करूँगा और फिर लिटिगेशन की तरफ जाते हैं और फिर बहुत सारा आपने सीखना है उसमें बहुत कुछ। सपोज़ करते हैं एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि लेट सपोज के सपोज टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न फाइल होता है और उस रिटर्न में, उस साल के टैक्स रिटर्न में कंपनी ने लॉस ऑन थेफ्ट ऑफ एसेट क्लेम किया हुआ है। थेफ्ट ऑफ एसेट, लॉस ऑन थेफ्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट क्लेम किया हुआ है। अब आप जो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो और बार बार उसका जिक्र आएगा क्योंकि वो हमारा बुनियादी सब्जेक्ट होगा, वो होगा कॉर्पोरेट टैक्सेशन इश्यूज इन सॉल्यूशंस। यही इश्यूज होंगे जो डिटेल में आप सीख रहे होंगे। अभी उसको आने दें, अभी आपने सिर्फ एक इशू सीखा है, अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको सारे इश्यूज सिखाए जाएंगे जो इसी किस्म के होंगे। तो रिटर्न में उसने एक लॉस था और लॉस था सपोज करते हैं कितने का, वो 8 मिलियन का एसेट था और या उसकी बुक वैल्यू थी, कैरिंग वैल्यू थी उसके, चूँकि वो गुम हो गया, थेफ्ट हो गया, तो उसने उसका लॉस की रिडक्शन क्लेम की। और ऐसा ही होता है,
अगर आप कंपनियों में काम करते हैं या आपको कॉर्पोरेट का पता है, तो कंपनी का एसेट अगर चोरी हो जाए तो क्या करेंगे, उसको लॉस बुक करेंगे। मगर ये टैक्स में बड़ा इशू हो जाता है, टैक्स के किसी भी सेक्शन में ये इस तरह इसका जिक्र नहीं है। हुआ क्या, इससे ऑडिट के दौरान या किसी और स्क्रूटनी के दौरान डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट किया और इशू किया शो कॉज नोटिस। याद है किस सेक्शन में शो कॉज नोटिस इशू हुआ? आपको याद होगा कि रिटर्न किस सेक्शन में फाइल हुआ, अभी मैं सेक्शन भी लिखूंगा मगर दूसरे कलर से, तो ताकि वो आपके लिए पॉइंट आउट रहे। तो शो कॉज नोटिस इशू हुआ और शो कॉज के नोटिस के जवाब में आपने रिप्लाई जमा कराया। अब इसका रिप्लाई क्या बनेगा, अगर वाकई ऐसा इशू आए तो P1 में पढ़ेंगे। कौन सा? कॉर्पोरेट टैक्सेशन इश्यूज एंड सॉल्यूशन में ये इशू सीखेंगे, इसका जवाब सीखेंगे, इसकी लीगैलिटी सीखेंगे। वो P1 का डोमेन है, आज नहीं है। रिप्लाई जो भी था आप उसमें सीखेंगे। आपने रिप्लाई जमा कराया, एग्री नहीं हुआ, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। किस सेक्शन में होता है, अभी मैं लिखता हूं। अब सवाल यह है कि इस ऑर्डर का इफेक्ट क्या होगा आपकी टैक्स लायबिलिटी पे। आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट, क्योंकि वो डिसअलाउ हुआ है डिडक्शन। एक्सपेंस डिसअलाउ होने से इतनी इनकम बढ़ गई और इसका जो टैक्स रेट होगा से 29%, कंपनी में नॉर्मल रेट 29% है, तो 8 मिलियन का 29% आप पे लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई टैक्स की। आप इससे एग्री नहीं करते, आपको लगता है कि आपकी ट्रीटमेंट सही है, जो आपने ओरिजिनल ट्रीटमेंट दी थी और जो सेक्शन 114 में कवर होके सेक्शन 120 के जरिए क्या बनी थी, सेल्फ असेसमेंट, वो ट्रीटमेंट आपकी सही थी। उन्होंने जब कन्फ्रंट किया सेक्शन 122(9) का नोटिस देके, तो आपके रिप्लाई ने भी उसको डिफेंड किया था और बिल्कुल सही तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया था। मगर चूंकि उन्होंने माना नहीं, तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 122(1) में। अब आपके पास रेमेडी क्या है? आप एग्री करोगे या आप डिसएग्री करोगे? तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट एक ऑर्डर के थ्रू अपना स्टैंड ले चुका है। अब हमारे पास कितनी पार्टीज हैं? स्टैंड ले चुका है। अब हमारे पास आ गई 2 पार्टीज। तो 2 पार्टीज क्या हैं? अब आपके पास एक टैक्स पेयर है और वो देखे ना, अगर ये जो प्रोसेस चला, ये भी तो लीगल प्रोसेस है ना, ये लीगल प्रोसेस है ना, इसमें मसला हल नहीं हुआ। जब मसला हल नहीं हुआ तो आगे की स्टेज पे इसका मतलब है एस्केलेट हुआ है। एस्केलेट कैसे हुआ है? टैक्स पेयर वर्सेस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। नॉर्मली इसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ही होता है, या आप अपने लिए FBR भी ऐड कर दें उसके साथ, बल्कि इनलैंड रेवेन्यू लिखा है तो FBR को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, क्योंकि इनलैंड रेवेन्यू भी FBR का हिस्सा है। अब ये जो डिस्प्यूट शुरू हुआ, ये लिटिगेशन शुरू हुई है। लिटिगेंट आ गए 2, और ये लिटिगेशन जो है टैक्स लिटिगेशन के सबसे बड़ी स्ट्रीम यही होगी, और वो कहलाती है अपील। टैक्स लिटिगेशन का 80% कोर्स इसी से ताल्लुक़ रखता है, अपील से। ठीक है, अपील से ताल्लुक़ रखता है। अब अपील एक्चुअली बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब आप काम करते हो कंपनी के लिए, तो कंपनी को जब नोटिस आएगा तो समझ जाएं कि अब आपको ना सिर्फ उस नोटिस को डिफेंड करने के लिए इश्यूज और सॉल्यूशंस वाले सब्जेक्ट का फ़ायदा होगा और वहाँ से आप चीज़ें सीख के अच्छे जवाबात लिख पाएंगे, बल्कि जब वो एग्री नहीं करेंगे तो इस सब्जेक्ट में आके आप अपील फाइल करके और अपेलेट फोरा पे उसी इशू को जीत के आ सकते हो। और अब जो 80% इस सब्जेक्ट का ताल्लुक है टैक्स लिटिगेशन का, वो इसी से, अपील से है। इसका मतलब है कि ये हमारे सब्जेक्ट की कंटेंट में
पार्ट ए है, सबसे बड़ा पार्ट है, 80% कोर्स इसी पे चलेगा, मगर और भी हिस्से हैं लिटिगेशन के, और जगह पे भी लिटिगेशन हो सकती है अपील के अलावा, क्योंकि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं। मसलन एक पार्ट बी होगा जिसको हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, एडीआर, इसका भी एक तरीका मुकम्मल गिवन है। फिर एक पार्ट सी होगा कि जब हमें डिपार्टमेंट से शिकवा है और डिपार्टमेंट को हम समझते हैं कि हमारे जायज़ काम नहीं होते, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है फेडरल टैक्स अम्बड्समैन का। वहाँ पे डिपार्टमेंट के खिलाफ हम कंप्लेंट्स भी फाइल कर सकते हैं और उस पर भी रिलीफ मिलता है। अब ये अपील नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ मेल एडमिनिस्ट्रेशन से, ये भी इस कोर्स का हिस्सा है। और आखिरी हिस्सा कुछ छोटी छोटी बातें भी होंगी, मगर उनको मैं काउंट नहीं कर रहा, मेजर थीम्स बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट की। और आखिरी हिस्सा है, हम पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, और चूंकि इन सब फोरम पे टैक्स पेयर वर्सेस डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट वर्सेस टैक्स पेयर होता है, तो इन सब को मैंने नाम दिया है टैक्स लिटिगेशन। तो पिटीशन फाइल होती है कैसे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 199, उसको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट की जाएं और स्ट्रेट जो है हाई कोर्ट से रिलीफ लिया जाए। ये सब्जेक्ट आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाएगा, आपका स्किल और आपका काम करने का जो सलाहियत है उसको भी बढ़ाएगा। आपकी ड्राफ्टिंग, इसके अंदर हम एक्चुअली अपील्स के पेपर्स बनाएंगे, काम भी सीखेंगे। ओके, आज हम अपील के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपील के सिस्टम पे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, फिर अगले एक आध सेशन के अंदर हम देखिएगा इसके अंदर जो मैंने जैसे आपको कहा कि क्या क्या सीखेंगे। ख़ास तौर पे आप ये 3 एरिया पे काम करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो आपकी लीगल नॉलेज बढ़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन और ये दी जाएगी। फिर आपका स्किल में ख़ास तौर पे जो क्लरिकल वर्क होता है, पेपर वर्क करना, वो सिखाया जाएगा। और पेपर वर्क के अलावा आपको इवन ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग के ये ग्राउंड्स ऑफ अपील वगैरह कैसे अच्छे बनते हैं वो सिखाए जाएंगे। और फिर इसके बाद आपको एक चीज़ और सिखाई जाएगी, वो है प्लीडिंग। अब प्लीडिंग करने के लिए एक हम मूट कोर्ट रखेंगे, जो कि मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि अच्छे खासे नंबर पे हो, मगर पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे, यानी जो कोर्स में हमारे पास ये सारे आप लोग होते हैं, वो थोड़े से इसमें रिलक्टेंट होते हैं, तो हम इतने नंबर ज़्यादा नहीं कर पाते। आप इस दफ़ा हिम्मत करो, मैं इंशाल्लाह आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे पास कैंपस पे अलग से वो इसी जो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन या जो ये क्लासरूम है, इसकी दूसरी तरफ एक कोर्ट रूम का स्ट्रक्चर बना होता है, जहाँ पे एक्चुअली प्लीडिंग कैसे होती है तो वो आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, मूट का मतलब क्या होगा? कोर्ट के ही माहौल में आपको रियल लाइफ, तो एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा आप में से, एक टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इश्यूज जो होंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स में से निकलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, कंटेंट समझ आ गई आप सबको? अब आप एज ए टैक्स एडवाइजर खुद अपील फाइल कर सकते हो कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, बिल्कुल। और आप में से वो लोग जो कॉर्पोरेट टैक्स मैनेजर हैं वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉई भी ये काम कर सकता है। तो जो इस कोर्स के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इन हाउस रिसोर्सेज जिन जिन कंपनीज के हैं उसको टैक्स सिखाना, ताकि वो अपना टैक्स खुद देख सकें, और जिन कंपनीज के पास नहीं है उनके लिए यंग एडवाइजर्स को ट्रेन करना, ताकि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो हैं उनके लिए भी भला और यंग एडवाइज़र के लिए भी भला। ठीक हो गया भाई? ऑनलाइन बेटा, मुझे आपका यहाँ पे इनपुट चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें लिख ली, स्ट्रक्चर समझ आ गया कोर्स का कि किस तरीके से ये सिलेबस मूव करेगा। ओके, अब हम आएंगे अगली बात की तरफ, और आज हम सीखेंगे इसमें स्टेप नंबर 1, और वो है अपील।
अपील के स्ट्रक्चर पे हम आए तो पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमें सेक्शंस, जो भी सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वेरियस नोटिसेस हैं जो आप P2 लॉ ऑफ टैक्स नोटिस में पढ़ रहे हो, आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। मगर याद रखिएगा कि नोटिसेस सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की एक फॉर्म है, एक ज़रिया है। जब हम अपील में जाएंगे, लिटिगेशन में जाएंगे, तो हम लिटिगेशन सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हुआ हो, इसके तहत कोई ऑर्डर पास हुआ हो। अब आपको फ़र्क करना चाहिए इन दो लफ्ज़ों में, ऑर्डर और शो कॉज या नोटिस में। नोटिस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसके बाद फाइनलिटी ऑर्डर में हो रही है, करेक्ट। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि अपील जब हम जाएंगे, लिटिगेशन जब हम स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंट के खिलाफ, वो सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा, ऑर्डर पास किया होगा। शो कॉज के खिलाफ हम ये काम नहीं कर सकते। ओके, अब आप देखेंगे कि ऑर्डर्स जो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और बाकी टैक्स लॉज में दो किस्म के होंगे। एक वो जो कि अपीलेबल हैं, दूसरे वो जो नॉट अपीलेबल हैं। अब अपीलेबल और नॉट अपीलेबल का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट नोट करें। अपील इन अदर वर्ड्स लॉ में गिवन राइट है, गिवन राइट है। ओके, ये राइट तो है मगर गिवन बाय द लॉ। ओके, इसका मतलब क्या है, अपील इज नॉट एन इनहेरेंट राइट, नॉट एन इनहेरेंट राइट। यानी कि अगर अपील लॉ में गिवन होगी तो फाइल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो ऐसे भी कवानीन हैं जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज के या जुडिशियल एक्शन के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील का राइट नहीं देते, ऐसे हैं। मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर एक्शंस अपीलेबल होते हैं। अब अपीलेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो लॉ खुद बताए, उसका लिस्ट गिनवाए। अब वो लिस्ट गिनवाई गई है, आपको वो मैं अभी आपको नोट भी करवाऊंगा, मगर पहले कॉन्सेप्ट आप तक ले आऊँ, फिलॉसफी आप तक ले आऊँ कि ये है क्या चीज़, फिर उसके सामने हम आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर्स अपीलेबल हैं उसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है, और जो अपीलेबल नहीं है उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं हो सकती। अब जो अपीलेबल नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ऑर्डर्स में से एक है रिफ्यूजल टू ग्रांट स्पेशल टैक्स ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने के लिए एक टैक्स पेयर ने रिक्वेस्ट की, कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दी। इसके खिलाफ आप अपील नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि लॉ में अपील वाले सेक्शन में जहां अपील के राइट्स की मैंने ये नहीं लिखा। अनदर एग्जाम्पल क्या है, अगेन अनदर रिफ्यूजल। आप अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हो, ठीक है, और वो क्या है, कैश, और वहां से आप अक्रूवल पे जाना चाहते हो। ये भी आपको किसी स्टेज पे पढ़ाया जाएगा कि कंपनी को ये ऑप्शन हासिल नहीं है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को कंपनी से लिंक ना किया जाए, इस एग्जाम्पल को सिर्फ इंडिविजुअल के साथ लिंक किया जाए, कंपनी के साथ ये लिंक नहीं है। मगर मेंशन कर रहा हूं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि कंपनी ने अक्रूवल बेसिस पे ही अकाउंटिंग करनी होती है।
इंडिविजुअल को ऑप्शन होता है, तो और ऑप्शन उसने एक्सरसाइज किया केस बेसिस, अब उसके बाद दोबारा चेंज करना है तो इजाज़त लेगा, वो इजाज़त नहीं मिली, ये अपीलेबल नहीं है। ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ऐसे केसेस में आप अपील नहीं फाइल कर सकते। तो भाई क्या करूँ, ऐसे केसेस में लॉ में गिवन है एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, कमिश्नर के ऊपर बैठे हुए बोर्ड, इस्लामाबाद हेड ऑफिस, उसके पास पावर है कि वो उस एक्शन को रिव्यू करे, ऑन एप्लीकेशन वो रिव्यू करेंगे। मगर लॉ कहता है बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा। अब इसका मतलब ये हुआ डिसीजन इज फाइनल। किसका डिसीजन फाइनल है? बोर्ड का डिसीजन फाइनल है। अब यहां आके मैं आपको एक लिंक करना चाहूंगा कि अगर किसी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो, अल्टरनेटिव रेमेडी कैसे नहीं है भाई? क्योंकि वो फाइनल कर दिया गया है, अब वो इस डिसीजन से भी नाला हो, तो इसी किस्म की सिचुएशंस जिसमें या तो अपील का राइट ही नहीं है या रेमेडी ना हो, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 को रखा गया है ताकि लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट में आएं और पिटीशन फाइल करें, तो कोर्ट सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करती है कि क्या ऑल्टरनेटिव रेमेडी थी, वो वापस भेज देगी मेंटेनेबिलिटी पे। मेंटेनेबिलिटी का क्या मतलब है? आपकी पिटीशन हमारे पास मेंटेनेबल नहीं है, हम नहीं सुनेंगे क्योंकि आपके पास रेमेडी है, जाओ अपील फाइल करो, फिर आना हमारे पास, पूरी लाइन फॉलो करके। ऐसे डायरेक्ट कैसे आ गए? इन अदर वर्ड्स प्रीमेच्योर आ गए हो, अभी तो रास्ते में और जगह से भी तुम्हें होता हुआ हाई कोर्ट आना था। डायरेक्ट कब आ सकते हैं? जब अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो। और उसका आर्टिकल क्या है? 199। ये देखें, ये ऊपर लिटिगेशन में मैं लिख चुका था ये कि 199 का आर्टिकल भी लिटिगेशन में काउंट होगा। ओके हो गया बेटा? तो मगर ऐसा नहीं है कि नॉट अपीलेबल कोई ज्यादा हो, नॉट अपीलेबल से ज्यादा अपीलेबल ही है। अब जब अपीलेबल हैं तो अपील की पाकिस्तान में एक पूरी हायरार्की है और वो एक किस्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है अपेलेट सिस्टम, क्योंकि अपेलेट सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पिछले चंद सालों में कोशिश की गई है कि किसी तरीके से इसे बेहतर बनाया जाए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, मगर वो एक्सपेरिमेंट इन अ वे फेल हो गया, तो अपील के पुराने सिस्टम के ही किसी न किसी शक्ल में हम वापस आ गए। और वो पुरानी शक्ल क्या है जो पाकिस्तान में शुरू से लेकर चली आ रही है कि अपील की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले अपील में जो डिपार्टमेंट की तरफ से, एफबीआर की तरफ से कोई ऑर्डर पास हुआ और वो ऑर्डर पास करने वाला ऑफिसर, कोई डीसी, कोई एसी, कोई कमिश्नर, कोई भी था, ठीक है, तो हम इन्हें आमतौर पे क्या कहते हैं? टैक्स अथॉरिटीज। इन सबको मिला के क्या कहते हैं? टैक्स अथॉरिटीज। किसी टैक्स अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया। अब इसमें अथॉरिटी का मतलब वो होगा जो कॉम्पिटेंट था वो ऑर्डर पास करने के लिए। लॉ में गिवन पावर था डीसी के, और डीसी ही अथॉरिटी था, उसने ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर को चूंकि उसने टैक्स इंपोज कर दिया है तो मेरे अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, यहाँ मुझे कोई राइट नहीं मिला, तो उसको मैं चैलेंज करने लगा हूं। अब कहां? अब इसको चैलेंज करने लगा हूं फर्स्ट अपील। इसके खिलाफ जब फाइल करूंगा ना तो वो कहलाएगी फर्स्ट अपील। और फर्स्ट अपील का एक फोरम बना दिया गया जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स होता है। अब जरा इनकी फिलॉसफी समझिएगा कि एक कमिश्नर है जो टैक्स अथॉरिटी है, उसने एफबीआर का ही मुलाजिम है, उसने ऑर्डर पास किया और इंसाफ लेने के लिए मुझे अपील भी एफबीआर के एक और मुलाजिम के पास भेज रहे हैं। तो आप ये समझेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। तो फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील के पास क्यों हो रही है? डिपार्टमेंट ही दोनों तरफ होगा, कमिश्नर भी एफबीआर का
और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि वही कमिश्नर ट्रांसफर होके कमिश्नर अपील भी बन सकता है फिर। तो यहाँ आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में सिस्टम है कि डिपार्टमेंट, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल रिव्यू। क्या कहते हैं इसको? डिपार्टमेंटल रिव्यू। ये अपील का निज़ाम है जिसमें डिपार्टमेंट खुद ही अपने डिसीजन को रिव्यू कर रहा होता है। हालांकि हम उसको रिव्यू नहीं बोलते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं है ये अपील, मगर विद इन द डिपार्टमेंट रखी गई है ताकि अंदरूनी लोग एक दफ़ा उसको देख लें, देखभाल लें। क्योंकि असेसमेंट का निज़ाम कोई ऐसे नहीं है कि किसी भी बंदे की इनकम असेस करना आसान काम है, बिल्कुल नहीं है। इवन कंपनीज के अंदर जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे होते हैं, हालांकि फिगर्स पे डिस्प्यूट नहीं होता, उसकी नेचर पे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट अपने आप को चेक करना चाहता है कि अगर हमसे गलती हो गई होगी तो हम अंदरूनी तौर पे उसको ठीक कर लेंगे। ओके ओके हो गया भाई, बताइएगा। फिर यहां से, और ये हमेशा फर्स्ट अपील कौन फाइल करेगा? फर्स्ट अपील हमेशा टैक्स पेयर फाइल करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ ऑर्डर होता है। डिपार्टमेंट अपने खिलाफ ऑर्डर नहीं पास करता। अगर अपने खिलाफ होता है तो शो कॉज को वो विथड्रॉ करते हैं, ऑर्डर नहीं कहलाता, विथड्रॉ। नोटिस इशू किया और नोटिस के बाद वो ऑर्डर नहीं, विथड्रॉ करेंगे अगर वो टैक्स पेयर की बात दुरुस्त है। तो खुद के खिलाफ नहीं ऑर्डर पास करता कोई। तो यहां हमेशा कौन जाएगा फर्स्ट अपील में? फर्स्ट अपील फाइल करता है टैक्स पेयर। ओके हो गया भाई। अब टैक्स पेयर ये अपील जीत गया, ये टैक्स पेयर अपील जीत गया। कामरान इसी की तरफ जा रहा हूं। टैक्स पेयर ये अपील जीत गया या डिपार्टमेंट ये अपील जीत गया। तो चूंकि लिटिगेशन तो दो पार्टीज के दरमियान चली रही है, तो जिसने भी इसे एग्री नहीं किया, हारा, वो नेक्स्ट स्टेज पे हो जाएगा और ये एस्केलेट हो जाएगा टू नेक्स्ट फोरम। और उस फोरम को कहते हैं अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। ट्रिब्यूनल, अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। अब ट्रिब्यूनल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एफबीआर के अंडर नहीं आता, ये फेडरल मिनिस्ट्री जो लॉ एंड जस्टिस की है उसके अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, एफबीआर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। और एटीआईआर का जो चेयरपर्सन होगा वो कभी भी एफबीआर मुलाजिम नहीं बन सकता। तो वो जुडिशरी से आएगा, वो कला कम्युनिटी से आएगा, मगर वो एफबीआर नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में ये इंडिपेंडेंट फोरम हो गया। कौन जा सकता है इस सेकंड अपील के खिलाफ? एटीआईआर में सेकंड अपील के खिलाफ कौन जा सकता है? दोनों में से जो कमिश्नर अपील के डिसीजन को नहीं मानता, जो वहां हार गया होगा। और यहां पे आके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबने नोट करना है कि जब हम अपील में जाते हैं तो पूरे पेपर भी बनाएंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम किसे चैलेंज कर रहे हैं? ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। और जब हम ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर की किस बात से हम एग्री नहीं करते? देखिए, अपील के सिस्टम में हम जाके ये नहीं कह सकते कि आप इसे खुद वो मंगाओ और चेक करो कि ये सही है या गलत है। नो, ऐसे नहीं होता। बल्कि इसके अंदर मौजूद इन्फर्मिटीज, इलीगैलिटीज, इरेगुलरिटीज जो भी है जिससे आप एग्री नहीं करते, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्राउंड्स ऑफ अपील में, इनटू ग्राउंड्स ऑफ अपील, और उन्हीं को चैलेंज किया जाता है अपील में। विच मीन्स के अब आपको पेपर्स बनाते वक्त अच्छे ग्राउंड्स भी लिखने आएंगे। तो आपको दिए जाएंगे ऑर्डर्स और आपको सिखाया जाएगा अच्छे ग्राउंड्स कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग ऐसे करते हैं कि आपका ग्राउंड बजाते खुद कन्विंसिंग हो जाए। कंसाइज होना उसके लिए ज़रूरी है, मगर साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने का तरीक़ेकार होता है कि वो हाफ केस में ही आप जीत जाते हो। सबसे बड़ा स्किल क्या है जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बड़ी बड़ी फीस देने की कॉरपोरेट एंटिटीज़ को?
वो ये है कि ग्राउंड्स ऑफ अपील आप अच्छे बनाओगे तो आपका आधा केस जीत। ड्राफ्टिंग, ओके भाई। तो जब आप यहां पे आए तो आपके जो ग्राउंड्स होते हैं उन ग्राउंड्स को दो किस्मों में हम क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी डिस्प्यूट किस चीज पे, फैक्ट पे है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और दूसरा कहलाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी डिस्प्यूट किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन पे है, मीनिंग पे है। अब ये दो क्वेश्चंस होंगे जो कि आंसर होंगे। अब ग्राउंड्स, डिस्प्यूट किस चीज पे अराइज हुआ, फैक्ट पे अराइज हुआ या लीगल पॉइंट पे अराइज हुआ। सपोज करें सैलरी देश में पे करने से अलाउबल है कि नहीं है, ये लीगल पॉइंट है। सैलरी कितनी है, ये फैक्चुअल पॉइंट है। पेमेंट सलीम को दी गई या अली को दी गई, ये फैक्चुअल पॉइंट है। पेमेंट सैलरी है या कमीशन है, ये लीगल पॉइंट है, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। सिंपल वे में जहां जहां लॉ की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होगी वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा, और जहां फैक्ट डिटर्मिनेशन होगा वहां पे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा। तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सीखने लगे हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज फाइनल ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे ये फाइनल है। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आगे मूव नहीं कर सकता। अगर डिपार्टमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, ऑर्डर पास कर दिया, तो अब आपके पास दो फोरम हैं, दो फोरा हैं, एक कमिश्नर अपील और एक ट्रिब्यूनल। आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ना इजाज़त है ना आप जा सकते हो, क्योंकि जो फाइनलिटी है वो आ चुकी है। अब आप माने ना माने उसी फैसले को इन्फोर्स किया जाएगा जो ट्रिब्यूनल ने दिया। हाँ, अलबत्ता अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर आप हाई कोर्ट भी और फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, और इसका सेक्शन है हमारे लॉ में 133। सबके सेक्शन अभी आएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये तो मैं भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना पूरा, ताकि आपको मुकम्मल सब्जेक्ट समझा सकूं। तो जब आप हाई कोर्ट के रेफरेंस में जाते हैं तो सबसे पहले हाई कोर्ट सेटिस्फाई करता है खुद को, और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच होता है जो टैक्स के मैटर्स को देखता है। डिवीजन का मतलब है दो जजेस होंगे, डिवीजन बेंच। आपको पता होगा कि बेंचेस चार किस्म के होते हैं, सिंगल बेंच एक जज, डिवीजन बेंच दो जजेस, लार्जर बेंच दो से ज्यादा मगर ऑल से कम, फुल बेंच सारे जजेस। तो यहां डिवीजन बेंच होगा, और डिवीजन बेंच पहले खुद को सेटिस्फाई करेगा उस रेफरेंस को सुनने से पहले कि क्या जो उनके सामने केस लाया गया है उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता भी है कि नहीं। अगर होता है तो दे विल प्रोसीड विद द केस, नहीं होता दे विल डिसमिस द केस, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं सुन सकते। अभी थोड़ा टाइम पहले एक अमेंडमेंट की गई थी जो अभी वापस रिवर्स हो गई कि मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हाई कोर्ट सुन सकता है, क्योंकि अपील का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था उस वक्त। अब वो नहीं है। मिक्स्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कनेक्टेड होते हैं, दोनों चीजें एक में पाई जाती हैं। अगर मिक्स्ड क्वेश्चन है तब भी हाई कोर्ट नहीं सुनेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं सुनती, हाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ सुनते हैं। इसी तरीके से जब आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो एंट्री ही नहीं मिलेगी टैक्स के मैटर्स में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं पिटीशन, और ये पिटीशन किस चीज की होती है? पिटीशन फॉर लीव टू अपील। लीव टू अपील इसका मतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में इजाजत मांगी जाती है कि हमें अपील फाइल करने की इजाजत दें, इस पे हियरिंग होती है। लीव टू अपील
में सुप्रीम कोर्ट पहले आपका केस सुनेगी और देखेगी कि ना सिर्फ ये कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, मगर एक बात और सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसका लार्जर पब्लिक से ताल्लुक हो, जिसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। अगर एक सिंगल कंपनी से आइसोलेटेड कनेक्शन है, नहीं सुनेंगे, कहेंगे नहीं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है क्या कि पिटीशन पे लीव टू अपील ग्रांट करें या रिफ्यूज करें। अगर ग्रांट करेंगे तो फिर उस केस में सिविल जो अपील है वो फाइल हो जाएगी। अब आप सुप्रीम कोर्ट में मेरिट्स और बाकी सारी चीजें जो है वो उसमें कर सकते हैं, विच मीन्स के अब आपकी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो गई और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जो जजमेंट होगा, वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। और आजकल आपको पता है कि दो कोर्ट्स हो गई हैं, एक को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और दूसरी को हम क्या कहते हैं, बताएं जरा आप में से किस कौन सा लॉयर है जो बताएगा। फेडरल कोर्ट नहीं, FCC स्टैंड्स फॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, शाबाश। और याद रखिएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आपको ये उस दिन बता भी चुका हूं, और आपको याद होगा कि जो हमारा लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ टैक्स पे इश्यूज एंड सॉल्यूशंस कॉर्पोरेट टैक्सेशन में, तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पे भी बाइंडिंग है। ठीक है, रिमेंबर वो सेक्शन आपका 189। तो एनीवे आर्टिकल 189 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब आपको एज अ होल अपील का सिस्टम समझ आ गया समझ, किस किस बच्चे को, किस किस हमारे पार्टिसिपेंट को, किस दोस्त को, किस भाई को, किस शागिर्द को ये स्ट्रक्चर मुकम्मल समझ आ गया ताकि मैं आगे बढ़ूं। सबको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ूंगा। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके आप खुद भी करोगे और इसके अंदर आप बहुत सारा और भी सीखोगे। मैंने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया था जो इस दफ़ा इंशाल्लाह पे पूरी मुकम्मल करके खुद ही ज़ाती तौर पे, क्योंकि हम जब मूड कोर्ट करते हैं तो मूड कोर्ट में ऑब्वियसली मैं खुद एज ए जज नहीं बैठता, क्योंकि मैं तो एज ए टीचर हूँ, तो मैं जज कैसे बैठूँगा। मैं बैठूँगा तो आप कॉन्शियस हो जाओगे, मेरे सामने तो बोलते नहीं हैं बच्चे, तो मैं उस दिन नहीं आता। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे जो शुएब लाखो साहब हैं एडवोकेट, और एडवोकेट अवैस हैं, ये एक्ट करते हैं एज जजेस और ये गाइड करते हैं। मगर इस दफ़ा मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि अवेलेबल रहूँगा ताकि आपको वो जो देसी टेक्निक्स होती हैं वो भी सिखाई जाएँ, बिहेवियर से रिलेटेड बात करने के अंदाज के, और बाकी एटिकेट्स कोर्ट्स के क्या होते हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आमिर का एक सवाल है कि टैक्स पेयर जो है नॉट सेटिस्फाइड विद द सुप्रीम कोर्ट, तो उस सूरत में वो कहाँ जाएगा। देखिए ये अभी डिस्प्यूट है, अभी है खुद सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसके अंदर के कौन सा मैटर कहाँ जाएगा। मगर एक, क्योंकि दोनों मैटर इन्वॉल्व होते हैं, टैक्स का डिस्प्यूट भी है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे है, ये डोमेन सुप्रीम कोर्ट का है। मगर जब कॉन्स्टिट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का डोमेन है। तो ये अभी मुकम्मल तौर पे आमिर क्लियर नहीं हुआ, प्रैक्टिकली इदारों को डिफ़िकल्टी हो रही है, बट ये सेटल होगा। ठीक है, सेटल होगा और हम भी डिस्कस करेंगे इसको कि ये क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, 27th और 28th अमेंडमेंट का रिव्यू पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग हो, मगर कानून तो बन चुका। जब कानून बन चुका तो इम्प्लीमेंट हो गया, अमेंडमेंट हो चुकी है। चलें अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है किस तरीके से ये पूरा अपील का स्ट्रक्चर और लिटिगेशन जाएगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फर्स्ट अपील की तरफ कि फर्स्ट अपील कैसे फंक्शन करेगी। अब वन बाय वन हम एक एक अपील को समझेंगे, एक एक अपील को गो थ्रू करेंगे। हम उसके पेपर्स, उसके प्रोसीजर्स, उसके लॉ, उसकी मेरिट्स, उसकी ड्राफ्टिंग और सारी चीज़ों को सीखेंगे वन बाय वन।
सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो अपील है वो कहाँ फाइल होगी, उसके तरीक़ेकार क्या होगा, किस सेक्शंस के खिलाफ अपील फाइल होगी, कौन से अपीलेबल सेक्शंस हैं, ये पूरा का पूरा रिव्यू हम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप में से जिसके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो मैंने पहले दिन कहा था कि ये अपडेटेड सबके पास होना चाहिए, पहली कॉपी जो आप जिसमें सीखेंगे फिजिकली और उसमें जो नोटिंग करेंगे, जो लेक्चर्स में मैं बातें कर रहा हूँ उम्र भर काम आएंगे आपको। हमने भी इसी तरह किया, तो फिजिकल कॉपी आपके पास ज़रूर हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें आप नोटिंग करके क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे होते हो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये बुक आपके पास ज़रूरी हो। मगर इन द मीन टाइम आए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सामने रखते हैं और सेक्शन 127 से गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं कि हमें वो क्या बात बता रहा है। लेट्स सी, वन बाय वन ये सारी चीज़ें कवर होंगी। आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर और कुछ लर्निंग करनी है, ठीक है। प्रीवियसली यहाँ पे एक सेक्शन था, ये देखिए रेड क्या है, ओमिट हो गया है, रेड से जो होता है ना ओमिट कर दिया। और ये देखिए फाइनेंस एक्ट 25 ने एक सेक्शन था 126A, ये ओमिट कर दिया। इसमें पेक्यूनरी लिमिट हुआ करती थी। चूँकि ये पिछले साल के लिए एप्लीकेबल था तो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका, ताकि आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ आ जाएं। पहले तो ये सेक्शन 126 जो ओमिट होता है फाइनेंस एक्ट 2025 के ज़रिए। अब आपको थोड़ा ये भी समझा दूं कि फाइनेंस एक्ट हर साल जून में आता है और 1 जुलाई से एप्लीकेबल बन जाता है। तो फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई 25 से अप्लाई हुआ, तो टैक्स ईयर जो मैटर होगा टैक्स ईयर 26 का, उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा। मगर जो मैटर टैक्स ईयर 25 का होगा उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि इस तरह होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक और इंटरेस्टिंग डिबेट है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अमेंडमेंट्स कौन कौन सी इन्फोर्स होंगी और कब इन्फोर्स होंगी। इसका मतलब है कि टैक्स ईयर 25 पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि ना किया जाए। इसका मैं इस वक्त आंसर नहीं दे रहा, मगर आपको पता होना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें भी हैं कि कुछ प्रोसीजरल लॉज होते हैं। सुनिएगा, लॉज जब अमेंड किए जाते हैं तो रूल क्या है, जब भी कोई चेंज लाया जाएगा, अमेंडमेंट की जाएगी किसमें, टैक्स लॉ में, तो इसका रूल क्या है, ये प्रोस्पेक्टिव होगी। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है, ये फ्यूचर से अप्लाई करेगी, पास्ट पे अप्लाई नहीं करेगी। पास्ट पे अप्लाई करने को क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शन आज से नहीं पास्ट से ही इंप्लीमेंट की जाए। अब देखिए किस तरह, ये एक पाथ है, अमेंडमेंट आती है इस जगह पे, तो ये आगे इन्फोर्स करेंगे, ये कहलाता है प्रोस्पेक्टिव। मगर अगर अमेंडमेंट आती है यहाँ पे और लॉ कहता है कि नहीं इस डेट पे नहीं, इधर से उसको इन्फोर्स समझा जाए, तो ये ट्रांजैक्शन लॉ में पास्ट से एप्लीकेबल होके लॉ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दे रहा है। तो वो ट्रांजैक्शन भी इसमें कवर हो गई जो पहले हुई थी जबकि वो लॉ भी नहीं था, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव भी टैक्स लॉ हो सकता है कब, ओनली इफ स्पेसिफिकली मेंशन्ड। लॉ बनाते वक्त उसमें स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जी ये 1 जुलाई 21 से इंप्लीमेंट समझा जाए, और उसके अल्फाज कुछ ऐसे रखे जाते हैं कि उसमें इंटेंट क्लियर होता है, और उसमें कहा जाता है कि ये जो है सेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज ऑलवेज टू हैव, ऐसे लिखा जाता है, ऑलवेज टू हैव क्या पार्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस या इन्फोर्स्ड, फिर डेट दी जाती है। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। कर सकते हैं, मगर अगर कुछ भी जिक्र नहीं किया जाता
तो जब भी लॉ होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। ओके, रेट्रोस्पेक्टिव की कुछ और है जो बहुत एडवांस्ड पॉइंट है कि अगर कोई बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, बेनिफिशियल है, क्यूरेटिव है, बेनिफिशियल है, क्यूरेटिव है, कोई प्रॉब्लम हल किया है उसने, प्रोसीजरल है, ठीक है, इनके लिए भी कहा गया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती हैं, बेशक ना मेंशन किया गया हो। मसलन किसी जगह पे एक ऐसी चीज थी जो लॉ में थी 1 2 2 3, अब हालांकि 1 2 3 होना चाहिए, तो जब 1 2 2 में से 2 जो एक होना ही नहीं चाहिए था मगर है, उसको ओमिट किया गया, तो क्या कहा जाएगा, शुरू से खत्म कर लो इसको। इस तरीके से ये बात डिटेल में डिस्कस होगी, क्योंकि इसका करंट सब्जेक्ट से ज्यादा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये एडवांस लेवल की बात है, किसी और दिन होगी। ठीक हो गया बेटा? नाउ तो आपका जो पुराना सिस्टम था, उस पुराने सिस्टम में एक सेक्शन मौजूद था जो मैंने आपको शो किया, जो ओमिट हुआ। तो आइए जरा कंपेयर करते हैं 3 अपील के सिस्टम्स को। 3 अपील के सिस्टम्स कौन से हैं? एक सिस्टम है, अगर साथ साथ आपको मैं यहां से ये दिखाता जाऊं कि इंसर्टेड थ्रू टैक्स फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2024, इसका मतलब है कि एक सेक्शन यहां ऐड होता है लॉ टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के जरिए, और वो ओमिट कर दिया जाता है फाइनेंस एक्ट 25 के जरिए। इसका मतलब है कि ये सेक्शन 1 साल तक रहा, एक नया निज़ाम था जो 1 साल तक चला, मगर उसमें उसको फिर वापस कर दिया गया। तो हमारे पास 3 सिस्टम हो गए अपील के, 3 आपको 3 डिफरेंट ईयर्स के लिए। और चूंकि देखें आप जिस काम को सीख रहे हैं, याद रखिएगा वो बहुत ही डिटेल में जाने वाला है, उसमें आपको बाल की भी खाल उतार के वहां पे भी मिनिएचर पेंटिंग करनी पड़ती है। बात समझिए आपने? इसका मतलब है कि आपको स्पेसिफिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, और जो जो रील्स देखने के आदी हैं 3-3 सेकंड का जिसका अटेंशन स्पैन है, वो ज़रा टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इससे आपका देखिएगा कि ना सिर्फ टैक्स की नॉलेज बढ़ेगी बल्कि आपकी लीगल रीजनिंग और लीगल एक्यूमेन इस लेवल पे आ जाएगा कि इंशाल्लाह फिर आप इस प्रोफेशन में बहुत आगे जाएंगे, आप कंपनी के मसले भी हल कर पाएंगे और आप खुद भी तरक्की करेंगे। ओके हो गया? मैं आपके लिए इस मेरे पास जो हुज़ैमा इकराम की बुक है उससे भी पढ़ता हूँ। लिखा है कि फाइनेंस एक्ट जो था जिसमें ओमिट हुआ है, लिखा है सेक्शन 126A omitted by Finance Act 2025, earlier it was inserted by Tax Laws Amendment Act 2024। अब आप जरा थोड़ा समझें, टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024, इसका मतलब है कि हमारे पास एक पोजीशन है जो इस टैक्स लॉज अमेंडमेंट से पहले थी। तो लिखेंगे प्रायर, फर्स्ट केस क्या है, प्रायर टू टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024। ओके, इससे पहले कौन सा निज़ाम था? फिर इसने जो निज़ाम बनाया, इसने क्या किया था प्रायर टू, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने इंसर्ट किया था, इंसर्टेड सेक्शन 126A। ओके हो गया भाई? ये फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, ये देखें, ये आपके सामने आ गया। क्या लिखा है? इंसर्टेड थ्रू द टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट। क्या हुआ था, ये 126A को इसने इंसर्ट किया और फिर उसको फाइनेंस एक्ट 25 के जरिए खत्म कर दिया गया। ओके हो गया भाई? अब समझ आई? तो ये जो सेक्शन था, इससे पहले टैक्स का अपील का निज़ाम क्या था वो बता रहा हूं। उसमें ऑर्डर के खिलाफ, किसके खिलाफ? ऑर्डर के खिलाफ फर्स्ट अपील फाइल होती थी कमिश्नर अपील के पास,
जिसको हम सीरा भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके खिलाफ हम जाते हैं कहाँ पे, सेकंड अपील में ATIR के पास, और फिर अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट। तो आप कहेंगे सर यही तो सिस्टम आपने अभी बताया। यस, यही सिस्टम है जो मैंने बताया, पहले ये सिस्टम था। ओके, और फिर आता है ड्यूरिंग, ये सिस्टम बीच में आता है, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 126A, यानी टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया, उसने इसे इन्फोर्स किया, तो सिस्टम कैसे हुआ जो 1 साल चला। ये चलता है 2024 से लेके जून 2025 तक। इसका मतलब सिर्फ एक टैक्स ईयर पे अप्लाई हुआ, टैक्स ईयर 2025 तक अप्लाई हुआ, बस, ना उससे पहले ना उसके बाद। और वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम ये था कि अगर ऑर्डर पास हुआ और उसमें 20 मिलियन से ज्यादा टैक्स या रिफंड की अमाउंट इन्वॉल्व हो, ओके हो गया। अगर ऑर्डर पास हुआ उसमें रिफंड या टैक्स की इम्पोजिशन, जो इम्पोज किया गया टैक्स था, यानी जो टैक्स ऊपर ओवर एंड अबव लगा गया था, तो अगर इन्वॉल्वमेंट है 20 मिलियन की, देखें अगर कंपनी ने टैक्स पे किया था 18 मिलियन और 4 मिलियन का टैक्स इम्पोज हुआ तो 22 हो गया। ये वाला केस यहां नहीं आएगा क्योंकि इम्पोज किया गया है 4, 20 नहीं। अगर कंपनी ने 200 मिलियन टैक्स पे किया गया था और 80 मिलियन बढ़ाया गया, ये कवर होगा क्योंकि ऊपर हो गया है 20 से। तो ऐसे केस में आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज थी, क्या एक्सीडिंग अमाउंट है कि नहीं है। एक्सीडिंग के केस में पहला था यस एक्सीडिंग है, दूसरा था नो एक्सीडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि जो टैक्स लगाया गया, इम्पोज किया गया, या जो रिफंड है जो अलाउ या डिसअलाउ किया गया, अगर उसका अमाउंट 20 मिलियन से एक्सीडिंग है तो ऐसे केस में फर्स्ट अपील फाइल करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कहां मिला? ATIR के पास मिला। विच मीन्स के फर्स्ट अपील ही ट्रिब्यूनल के पास फाइल होगी और उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। विच मीन्स के 3 टियर बनाए गए थे ताकि क्विकली अपील डिसाइड हो, एक फोरम खत्म कर दिया गया। और अगर अमाउंट कितना है 20 से कम, तो फर्स्ट अपील का राइट दिया गया सीरा को, सेकंड अपील खत्म कर दी गई और सीधा सीरा के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया गया। विच मीन्स यहां पे भी 3 फोरा बनाए गए एंड एज अ रिजल्ट क्विक डिसीजन मेकिंग एक्सपेक्ट की गई। तो एक लेयर खत्म करने की कोशिश की गई। तो स्ट्रक्चर कुछ यूं बना कि कुछ केसेस में फर्स्ट अपील सीरा के पास और कुछ में ATIR के पास, और ये फैसला करेगा 126A जिसमें पेक्यूनरी लिमिट थी। तो अब आपको समझ आ गया कि ये पेक्यूनरी लिमिट क्यों रखी गई थी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अपील की, ताकि बड़े केसेस ट्रिब्यूनल के पास और छोटे केसेस कमीशन अपील के पास रखे जाएं। जहां भी फैसला होना था हुआ, अगली स्टेज अब किसकी है? हाई कोर्ट की, और उससे अगली स्टेज है सुप्रीम कोर्ट की। बात समझ आ गई? ये थी वो स्टेज जो कोशिश की गई थी अपील के स्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की ताकि कोई डिसीजन मेकिंग हो। मगर ये सिस्टम नहीं चला, इसमें बड़े प्रॉब्लम आए। एज अ रिजल्ट अब आके आप देखें करंट ईयर से जो ये देखें फाइनेंस एक्ट 25 का मतलब है करंट ईयर। करंट ईयर से आके अब सिस्टम फिर रिवैम्प हो गया है। अब हम आते हैं कि आफ्टर थर्ड स्टेज है और ये करंट स्टेज है। आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2025 पोजीशन क्या है? अब जरा देखिएगा पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है कि अब भी वो पुरानी जो प्रायर है वो ऑप्शन मौजूद है,
यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट अपील आप सीरा के पास फाइल करोगे, सेकंड अपील आप ATIR के पास फाइल करोगे, और फिर आप हाई कोर्ट में रेफरेंस, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन है उसके बाद आप अपील फाइल करोगे। मगर नई चीज क्या है? नई चीज ये है, अगर कोई चाहे कि फर्स्ट अपील का राइट वेव कर दे, विच मीन्स कि अब नई चीज ये है कि आप पे, टैक्स पेयर पे, कंपनी पे छोड़ा गया है कि अगर वो चाहे तो फर्स्ट अपील का राइट वेव कर दे तो वेव कर सकता है, डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं एज टैक्स एडवाइजर, इन हाउस या एक्सटर्नल, क्या आप ऐसा काम करोगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप कभी भी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक फोरम आप लूज क्यों करोगे? फोरम क्यों लूज करोगे? ठीक है, तो इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स वही सिस्टम बहाल हो गया जो पहले हुआ करता था। ठीक है, सही है भाई, मुझे बताएं ये चीजें हैं आपके लिए आसान है, समझ आ रही है? देयर विल बी सम रिलीफ, यस, पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीफ होता है, क्यों नहीं होता? हार गए तो भी तो वो अवेलेबल है ना। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं आज के लेक्चर में। आई होप के थिंग्स वर क्लियर फॉर यू, आई होप के थिंग्स वर क्लियर फॉर यू। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। रुकें जरा, आते हैं इसकी तरफ। लास्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर पूरा मुकम्मल हो जाएगा और फिर अगली क्लास में हम आएंगे, रखेंगे सामने कुछ एग्जाम्पल्स, पेपर्स रखेंगे, प्रैक्टिकल आगे रखते हुए, प्रैक्टिकल वर्क सीखते हुए लॉ सीखेंगे। ओके, पहले स्ट्रक्चर सीख लें और चंद लर्निंग कर लें पॉइंट्स की। ऑनलाइन बेटा आप सबका मुझे इसमें कोऑपरेशन चाहिए, आपका एक्टिव फीडबैक चाहिए। क्या आप फॉलो कर पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ूं? चलें, जबरदस्त। अब आए एक लास्ट पॉइंट की तरफ। देखें, अब इसमें एक ये जरा देखें, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, ये हमारे उन साथियों के लिए हैं जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज भी उनको डील करना पड़ेगी। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज भी कंपनीज हैं, उसमें भी बैठा हुआ इन हाउस जो टैक्स मैनेजर है उसको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025 यानी टैक्स ईयर 26, करंट ईयर से लेके ये जो 26 ईयर चल रहा है, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज के लिए टैक्स लिटिगेशन का सिस्टम रिवैम्प हो चुका है, चेंज हो चुका है। और वो क्या है? स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस टैक्स लिटिगेशन कैसे करेंगी? टैक्स लिटिगेशन कैसे करेंगी? अब यहां ये है विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2025, यानी इन अदर वर्ड्स 1 जुलाई 2025, इन अदर वर्ड्स टैक्स ईयर 26। ओके हो गया? ये बातें आप समझ पा रहे हो? तो टैक्स लिटिगेशन कैसे करेगी अब स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज? इसके लिए अब स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज क्या है? ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जिसमें सेपरेट लॉ भी बनाया गया है, और आप में से चंद एक ऐसे होंगे जो कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज में काम कर रहे होंगे या उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या था? स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस किसकी हैं? गवर्नमेंट की। ये है गवर्नमेंट, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। और एफबीआर किसका है? गवर्नमेंट का। तो क्या आप खुद से ही लड़े जा रहे हो? द आइडिया इज कि गवर्नमेंट अपने ही मसले नहीं हल कर पा रही, तो फिर तो इसका एक हल निकाला गया कि भाई कोर्ट्स में जाके लिटिगेशन स्टार्ट करने से पहले बैठ तो जाओ। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को स्ट्रेट अवे राइट ऑफ अपील हासिल नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्टेट ऑफ अपना ये जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, क्या लिखा है? अपील टू अपेलेट कमिश्नर। देख रहे हो सेक्शन 127, प्लीज सेक्शंस याद करने पड़ेंगे आपको। 127 ये कहता है अपील कौन कौन फाइल कर सकता है? फर्स्ट अपील, कमिश्नर अपील वाली। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। कौन? डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास्ड बाय कमिश्नर और ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी
जो टैक्स अथॉरिटी है जिसको पावर दी गई थी, या तो ओरिजिनल या तो डेलीगेटेड, उसको एक्सरसाइज करते हुए उसने ऑर्डर पास किया, डिससेटिस्फाइड पर्सन टैक्स पेयर ही होगा। तो एनी पर्सन का मतलब यहां क्या है, इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ वो जा सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी नहीं जा सकती कि जी मेरे भाई के खिलाफ क्यों आपने ऑर्डर पास किया, क्योंकि उसका लोकस स्टैंडाई नहीं है। ये लीगल टर्म में लोकस स्टैंडाई लिख लीजिएगा जिसको अगर नहीं पता। लास्ट पॉइंट है आज का कि एनी पर्सन मगर अदर देन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, इसका मतलब क्या है कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज अपील फाइल नहीं कर सकती। इस पे एक डिस्कस करूंगा इश्यूज एंड सॉल्यूशंस में, एक इशू है इसमें भी, मगर वो आज नहीं मेंशन करूंगा इशू क्या है। मगर एक बात क्लियर है, अपील फाइल नहीं कर सकते। अदर देन तो क्या करेंगे, इसके लिए कहा गया है कि ये सबसे पहले स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस सीधा यहां आने के बजाय इस चैप्टर की एंड पे एक लिटिगेशन को हल करने का अल्टरनेटिव भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लिखा है ये देखें, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें वो जाएंगे 134A, ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज का जिक्र है यहां पे 134A। इसका मतलब है कि सेक्शन 134A के तहत ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस कहां जाएंगी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के पास, जिसके तहत इसे ADRC एक बनानी होती है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और वहां पे लोग होंगे एक सपोज करने के डिपार्टमेंट की तरफ से, एक एक्सपर्ट पैनल में से, तो वो लोग होंगे इंडिपेंडेंट भी, वो उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हल हो गया फाइन, नहीं हल हुआ तो ये जो कमेटी थी इस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को चूंकि नहीं कर सकी, फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि अब आके सक्सेस की सूरत में, यानी प्रॉब्लम सॉल्व मान लिया पार्टीज ने, तो खत्म हो गई बात। मगर नॉट सॉल्व्ड, अब वो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, दूसरी कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे। जब वो डिसॉल्व हो जाएंगी कमिटीज और मसला अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व नहीं हुआ, देन एंड ओनली देन राइट ऑफ अपील मिल जाएगा किसे, अब वो अपील में जाएंगे। जबकि आम लोगों के लिए ऐसा नहीं है। आम लोगों के लिए, आम कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, स्टेट ओन्ड के लिए ऐसा है, ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज के लिए था। आम के लिए कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपील फाइल करेंगे, ठीक है। अब अपील किसी भी जगह पे आपकी बनती थी, फाइल करो से आपने कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल की और ATIR के पास फाइल की, और आप हाई कोर्ट में हो और या सुप्रीम कोर्ट में हो, यहां होना लाजमी है आपका। आप नहीं गए, फाइनलिटी हो चुकी है, फैसला खत्म हो जाएगा, आपको वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चैलेंज करना जरूरी है। चैलेंज किया है, अब आप इसका अल्टरनेटिव जा रहे हो, तो वो वक्ती तौर पे फ्रीज हो जाएगा, अपील वक्ती तौर पे फ्रीज हो जाएगा और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एक ट्राई किया जाएगा, और बाकी प्रोसेस आप बाद में सीखते हो। इसका मतलब बाकी लोगों को अदर देन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को, अदर देन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को ADIR का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर उन्होंने अपील नहीं फाइल की। अपील फाइल करेंगे, वो पेंडिंग होगी, तभी वो यहां जा सकते हैं और ट्राई मारा जाएगा। हल हुआ ठीक है, नहीं तो अपील के थ्रू मसला हल किया जाएगा। मगर ये चीज देखें कि यहां उसको राइट ही नहीं दिया गया है किसे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को। तो मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इस फर्स्ट सेशन में टैक्स लिटिगेशन के स्ट्रक्चर में खास तौर पे जो सबसे बड़ा टॉपिक है अपील, उसको डिस्कस किया और पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम अगली जो क्लास होगी, अगला जो सेशन होगा, उसमें इंशाअल्लाह अपील के कुछ पेपर सामने रखेंगे
और उसको आगे रखते हुए रियल वर्क को देखेंगे कि आपके सामने एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में से कौन सी कमी बेशी थी। जैसे आप पैरेलल वो इश्यूज वाला टॉपिक करते जाएंगे, वहां से कॉर्पोरेट टैक्सेशन सीखते जाएंगे, यहां इश्यूज बढ़ते जाएंगे, यहां पे हम उन एग्जांपल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इंशाल्लाह पैरेलल इस पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। होप कि सेशन वाज यूजफुल फॉर यू, और इंशाल्लाह इसी तरीके से चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। शेयर पासवर्ड, किस चीज़ का पासवर्ड शेयर करूं बेटा? एडमिन ने कहा है शेयर पासवर्ड। STT ऐप, STT ऐप का अच्छा, किसी ने एडमिन के नाम से लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, काइंडली आप एक काम करें, हमारे पास अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो काइंडली एडमिन से ही रब्ता करें, और आप अगर एडमिन हैं तो फिर डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें। ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफाई कर दें कि आप वाकई एडमिन हैं या एडमिन नाम है आपका। ठीक है, एडमिन नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। स्टूडेंट बेटा, आपको एक नंबर शेयर हो चुका है यहाँ पे चैट में, प्लीज़ काइंडली उसको नंबर को नोट करो। ठीक है, और आप एडमिन से रब्ता कर लो। ओके हो गया बेटा? चलिए, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।